हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदशाला में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इन्वायरमेंटल स्टडी यानी ईबीएस। ईबीएस की बात करें दोस्तों तो लगभग बड़े से बड़े एग्जाम यानी एक आईएएस के एग्जाम से लेकर एक चपरासी के एग्जाम तक इससे प्रश्न बनते हैं और हम इसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम कर नहीं पाते हैं, और जो स्टूडेंट इसकी अच्छी तैयारी करके जाते हैं वह भली भांति इसको कर लेते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, यह एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपने सेशन। देखिए दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा उनके बीच हुए समझौते से पर्यावरणीय आंदोलन को देखेंगे जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हुए हैं। बाकी बचे जो हमारे टॉपिक्स हैं ओजोन क्षरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और उनसे जुड़े कुछ प्रमुख शब्दावलियों को। तो ये जो बचे टॉपिक हैं इसको हम अपने अगले वाले सेशन में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समझौते की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना सन 1873 में हुई थी। यह एक यूएन का संगठन है, यूएन के अंतर्गत यानी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कार्य करता है। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है, यह आप याद करके रखें। और इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इतनी जानकारियां आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, मुख्यालय, स्थापना दिवस और कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करें दोस्तों तो इसका जो पूर्ववर्ती नाम यानी पहले जो इसका नाम था पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है और इसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संरक्षण का सबसे बड़ा और पुराना वैश्विक संगठन है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संगठन। वर्ल्ड वॉच नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन करता है जो यह एक प्रकार का एनजीओ है। दोस्तों, यह एक प्रकार का एनजीओ है जो सरकारी गैर सरकारी नागरिकों द्वारा मिलकर चलाया जाता है। यह यूएन का संगठन नहीं है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1992 कैम्ब्रिज में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों आईयूसीएन की। आईयूसीएन से भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी और यह क्यों कार्य करता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आईयूसीएन एक प्रकार का एनजीओ है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। आईयूसीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन है। ठीक है, 1963 से हर चौथे वर्ष रेड डाटा बुक जारी करता है और यह 4 क्षेत्रों में कार्य करता है। पहला जलवायु परिवर्तन, दूसरा संपोषणीय ऊर्जा, आजीविका तथा हरित अर्थव्यवस्था पर यह कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, कुछ और बातें जान लेते हैं आईयूसीएन के बारे में। तो आईयूसीएन यूएन का एक पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, किंतु आईयूसीएन यूएन का अंग नहीं है। यह आप याद रखिएगा, यह यूएन का अंग नहीं है, यह बिल्कुल स्वतंत्र है और यह एक प्रकार का एनजीओ है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह है WWF यानी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि WWF का पूरा नाम क्या है, और हम गलत करके चले आते हैं। तो WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और यह भी एक प्रकार का एनजीओ ही है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी, यह आप याद रखेंगे। और यह आईयूसीएन का सहायक संगठन है, यानी ये आईयूसीएन जो है उसके अंतर्गत यह कार्य करता है WWF। और इसका लक्ष्य है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को कम करना, और ये निम्न क्षेत्रों पर कार्य करता है: भोजन, जलवायु, स्वच्छ जल, वन्य जंगल तथा सागर। इन क्षेत्रों पर यह कार्य करता है। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है मेरे द्वारा बनाया गया पीडीएफ है, एक बेहतरीन पीडीएफ है जिसे मैं आपके सामने उपलब्ध करा रहा हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर कन्वेंशन से भी जानते होंगे दोस्तों कि प्रश्न बनते हैं, यह कहाँ हुआ था, कब लागू हुआ था, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो यह कार्य क्या करता है,
देखिए दोस्तों, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह जो रामसर सम्मेलन है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में यह अंगीकृत एवं 1975 से यह लागू हुआ है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में इसे स्वीकार किया गया, लेकिन यह लागू हुआ 1975 से। विशेष परिस्थिति में तंत्र के साथ काम करने वाली एक वैश्विक पर्यावरण संधि है। हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं और हर वर्ष में 3 वर्ष में कॉप सम्मेलन होता है। हर 3 वर्ष में कॉप सम्मेलन होता है। आप देखेंगे COP कॉप सम्मेलन का आयोजन होने वाला है, इस तरह की खबरें आती हैं, अक्सर करंट अफेयर में आप पढ़ते हैं। तो वो जो है रामसर सम्मेलन के कारण ही होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, तो भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है दोस्तों। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है? यह होता है रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि स्थलों की सूची जारी करता है। ठीक है, तो भारत के 2 आर्द्र भूमि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी हैं। जो वर्तमान की स्थिति है वह कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। तो वो है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में स्थित है, और लोकटक झील जो मणिपुर का एक लोकटक झील है वह है। अब तक भारत में कुल 42 रामसर साइट हैं। यह 2021 तक का डाटा है। ठीक है, सबसे छोटी वेटलैंड यानी सबसे छोटी आर्द्र भूमि जो है रेणुका वेटलैंड है, यानी हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्र भूमि सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। और सबसे बड़ी की बात कर ले दोस्तों, तो सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का डेल्टा है वह सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। और सुंदरवन को दोस्तों विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र यानी वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। यह हो गया रामसर कन्वेंशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए आगे देख लेते हैं ग्रीन पीस के बारे में। ग्रीन पीस क्या है? देखिए दोस्तों, ग्रीन पीस की बात करें तो ग्रीन पीस एक प्रकार का NGO है। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1971 में हुई और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन करना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन की। स्टॉकहोम सम्मेलन इसका औपचारिक नाम है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और कहाँ पर हुई थी? स्टॉकहोम यानी स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना इसी सम्मेलन के द्वारा की गई। और 5 जून को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, तभी से हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण के रूप में मनाते हैं दोस्तों, यह बात आप भली भांति जानते हैं। देखिए स्टॉकहोम की घोषणा क्या है? पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास से संबंधित घोषणाएं हैं। इसमें कुछ सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में दिया गया है। 1972 में UNP की स्थापना, 1982 में नैरोबी में UNEP के प्रमुख सम्मेलन हुए हैं 1972-1982 में। 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ है। 1912 में रियो डी जेनेरियो में दोबारा हुआ, जिसे रियो 20 के नाम से जानते हैं, या आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। जोहान्सबर्ग यानी साउथ अफ्रीका में रियो 10 का आयोजन हुआ था। और यह जो सम्मेलन है हर 10 वर्ष पर होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं वियना कन्वेंशन की। वियना कन्वेंशन की स्थापना दोस्तों 1950 में हुई थी। यह कब से प्रभावी हुआ? 1988 से। यह भी एक प्रकार का सम्मेलन है जो 1985 में हुआ था। यह ओजोन परत का संरक्षण एवं CFC के प्रयोग पर कमी लाना इसका उद्देश्य है। यानी कार्बन फ्लोरोकार्बन से उत्पन्न होने वाले जो भी पर्यावरणीय प्रभाव है, जो पर्यावरण को नुकसानदेह करते हैं, उनको कम करना, ओजोन क्षरण को कम करना, यही इसका मेन लक्ष्य है। उसके बाद देखिए दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अपनाया जाता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों 1987 में अपनाया जाता है और लागू होता है 1989 से। और यह भी ओजोन संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए दोस्तों इस प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 तक
सीएफसी का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा गया है। 2010 से प्रोटोकॉल का एजेंडा एचसीएफसी को धीरे धीरे बाहर करने पर केंद्रित हो गया। ओजोन विघटनकारी पदार्थों की कुछ सूची जान लेते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, सीएफसी है, एचएफसी है, फेरॉन है, हेलोन है, एचबीएफसीएस है, CCl4 है, CH3 CCl3 है, CH3Br और NO2 है। ये इतनी सारी गैसें जो है हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, जो ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं वेटलैंड इंटरनेशनल की। वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करें दोस्तों, तो यह एक प्रकार का एनजीओ है। ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना 3 संगठनों से मिलकर हुई है। कौन कौन संगठन है वो यह देख लीजिए। IWRB, इंटरनेशनल वाटरफॉल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो। AWB 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, द एशियन वेटलैंड ब्यूरो। और वेटलैंड फॉर द अमेरिकन्स, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो इन तीनों संगठनों द्वारा मिलकर के वेटलैंड इंटरनेशनल एक प्रकार का एनजीओ बनाया गया। कब बनाया गया? 1991 में बनाया गया और इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड में है। ठीक है, यह आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी पृथ्वी सम्मेलन जिसे हम कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। कहाँ पर हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। इस सम्मेलन में कई सम्मेलन हुए। कौन कौन से सम्मेलन हुए यह हमें जानना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी UNFCCC, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुए, डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सम्मेलन के अंतर्गत इतने सारे 5 सम्मेलन जो है हुए पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जैव विविधता से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह जो है दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन, यह जैव विविधता से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन पर संधि पर जो है हस्ताक्षर हुआ था, सहमति बनी थी और 22 मई 1992 को नैरोबी में इसे स्वीकार कर लिया गया। नैरोबी में एक सम्मेलन हुआ 22 मई 1992 को, जिसमें इसे जो है स्वीकार कर लिया गया। तब से 22 मई को हम हर वर्ष पृथ्वी दिवस जैव विविधता के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो 22 मई को जैव विविधता के रूप में मनाते हैं। देखिए COP क्या है? COP का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जैव विविधता सम्मेलन की एक गवर्निंग बॉडी है COP। इसका कार्य क्या है? समय समय पर बैठकों के माध्यम से जैव विविधता पर हुए समझौते को लागू करना। इसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष के बाद होती है। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आप सुनते हैं कि COP की बैठक होने वाली है, इस देश में होने वाली है, आप याद करते हैं कि अब अगला COP कब बैठक होगी। तो वो जो COP है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, वह जैव विविधता सम्मेलन की एक गवर्निंग बॉडी है दोस्तों। ठीक है, और इसकी बैठक हर 2 वर्ष पर आयोजित की जाती है। अब देख लीजिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौता। यह समझौता क्या है? जलवायु परिवर्तन पर पहला और बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह कब प्रभावी हुआ दोस्तों? तो मार्च 1994 से प्रभावी हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जान लेते हैं। वैश्विक तापन से निपटने के लिए जो गैसें हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उसके उत्सर्जन को कम करना इसका लक्ष्य है। और कार्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित करना इसका कार्य है। और 1995 में प्रथम सम्मेलन जो है इसका बर्लिन में हुआ था। इसका जो पहला सम्मेलन बर्लिन में 1995 में हुआ था। और ग्रीन हाउस गैस को कम करना इसका लक्ष्य है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौता यानी UNFCCC का कार्य है। अब देखिए मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, यानी UNCCD की बात कर लेते हैं दोस्तों। अक्सर आप देखते होंगे इसको। यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन टू कम्बोट डिजर्टिफिकेशन इसका नाम है। रियो सम्मेलन जो है 1992 की अनुशंसा पर यह लाया गया। कब से प्रभावी हुआ है दोस्तों? तो यह 1996 से प्रभावी हुआ है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। प्रत्येक 2 साल बाद सदस्य देशों का सम्मेलन हुआ है, मतलब होता है प्रत्येक 2 साल बाद इसका जो है, जो भी इसके सदस्य देश हैं उनका सम्मेलन प्रत्येक 2 साल में होता है एक बार। द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यह क्या है? यह सतत विकास तथा पर्यावरण कार्यक्रम के लिए वैश्विक स्तर पर वनीकरण से संबंधित एक प्रकार का दस्तावेज है दोस्तों। इसे भी आप जान लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल रिपोर्ट है यह। कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। कमीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है। यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल यानी इकोसॉक, ECOSOC, आपने इसका नाम सुना होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। और किसने स्थापित किया? तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने इसे स्थापित किया है। UNCED के दौरान व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं को प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। यह बात आप याद रखेंगे कि UNCED के दौरान व्यक्त की गई प्रतिबद्धताओं को प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई ECOSOC की। आगे देख लेते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो है क्योटो प्रोटोकॉल। अभी हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात की यानी COP, जो कि हर 2 वर्ष पर आयोजित होता है। तो जो COP 3 था उसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से हम जानते हैं। और यह कब हुआ था? यह हुआ था 1997 में। और कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था। जापान के क्योटो में हुआ था, इसलिए इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, यानी जो समझौता यहाँ पर हुआ है उसे मानना बहुत ही जरूरी है, यह कहा गया है इसमें। तो 16 जनवरी 2005 से यह प्रभावी हुआ। 16 जनवरी 2005 से यह प्रभावी हुआ दोस्तों। पहली प्रतिबद्धता क्या है? इसमें कहा गया है 2008 से 12 तक 6 ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 5.2% कटौती करना था। अब दूसरी प्रतिबद्धता क्या है? 1 जनवरी 2013 से 2020 तक इसमें 7 गैसों के उत्सर्जन को कम करना तथा ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, SF6, HFC, PFC और NF3, इन सब गैसों को जो है कम करना 2020 तक, ऐसी इसकी प्रतिबद्धता थी। ऐसा इसमें कहा गया था, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी था क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। अब देखिए, भारत द्वारा 8 अगस्त 2017 को इसे स्वीकृति प्रदान की गई, यानी COP में जो भी समझौते हुए उसको 2017 में भारत द्वारा स्वीकृति दी गई। चलिए जान लेते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है। उसके बाद आता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। देखिए यह कब हुआ था? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल दोस्तों सन 2000 में हुआ। सन 2000 में हुआ। कहाँ पर हुआ? कोलंबिया के कार्टाजेना में हुआ। यह कार्टाजेना एक प्रकार का जगह है। इसका उद्देश्य क्या था? जेनेटिक तरीके से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करना। जेनेटिक रूप से सुधार किए गए उत्पादों के पैकेट में उत्पाद के बारे में विवरण लिखना अनिवार्य कर दिया गया। सदस्य देश को लगे कि कोई जेनेटिक बीज या पशु उनके पर्यावरण अथवा उत्पादन को हानि पहुंचा सकते हैं तो इसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। यानी जो भी प्रोडक्ट, जो भी पैकेट बंद प्रोडक्ट आएंगे उस पर कुछ जानकारियां लिखी रहेंगी, ठीक है। और सदस्य देशों को अगर यह लगेगा कि इससे जो है पर्यावरण को, पशु पक्षियों को नुकसान हो रहा है तो ये इसे तुरंत जो है बंद कर देंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की बात करें तो इसकी स्थापना सन 2000 में हुई है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक का एक सहायक निकाय है। अभी हमने इससे पहले इकोसॉक को देखा था। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसमें शामिल है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है सभी तरह के वनों के संरक्षण के लिए कार्य करना, प्रबंधन,
सतत विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट की स्थापना सन 2000 में हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं अनवरत जैविक प्रदूषक पर स्टॉकहोम सम्मेलन, यानी हम बात कर रहे हैं स्टॉकहोम सम्मेलन की। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 2001 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो कोलंबिया के कार्टाजेना में यह भी स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लागू कब से होता है? तो यह 2004 से लागू होता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें दोस्तों, तो भारत में यह 2006 से प्रभावी होता है। स्टॉकहोम सम्मेलन में जो भी समझौते हुए, इसका उद्देश्य क्या था? मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को रसायन से बचाना। जो भी रासायनिक उत्पाद हैं उनसे जो भी हानिकारक हो रहे हैं मानव को, पर्यावरण को, उनको बचाना है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन में इसी प्रकार के कुछ समझौते हुए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों, सन 2007 में होता है बाली सम्मेलन। बाली सम्मेलन क्या है? बाली सम्मेलन यूएनएफसीसी का COP13 यानी कि COP13 को ही हम बाली सम्मेलन के नाम से जाते हैं। ठीक है, बाली एक्शन प्लान इसी समय लाया गया था। आप सुनते होंगे बाली एक्शन प्लान क्या है या किससे संबंधित है? यह तो पर्यावरणीय एक प्रकार का सम्मेलन है दोस्तों। तो COP13 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो 13वां बैठक था वो जो है बाली में हुआ था। इस वजह से इसे बाली सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भारत में कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। वह क्या थे? 1894 में वन नीति आती है जो ब्रिटिश राज्य के समय में आती है। फिर उसके बाद 1912 में वन्य पक्षी एवं जंतु संरक्षण अधिनियम आता है। अनुच्छेद 21 की बात करें दोस्तों, तो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 आता है। तो उसमें कहा गया है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, वायु प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब अधिकार में प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 के ए में पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, यह कहा गया है। अनुच्छेद 51 ए में कहा गया है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा तथा संवर्धन, यानी संवर्धन शब्द जो है इसमें जोड़ दिया गया है। पंचवर्षीय योजना यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। यह बात आप याद रखेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पर्यावरण से संबंधित एक प्रकार की NGO है दोस्तों। तो इसकी स्थापना सन 1883 में हुई थी। किसने किया था? इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग और डॉक्टर सखाराम अर्जुन जो है इसके संस्थापक हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु काम करने वाला भारत का एक सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन यानी एक प्रकार का NGO है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह आप याद रखेंगे। उसके बाद भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1916 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय कोलकाता में है। अब देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या था? यह प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यह कब आया था संरक्षण अधिनियम, यही अधिनियम के बारे में पूछ लिया जाता है। अक्सर इसकी डेटिंग पूछ ली जाती है कि यह अधिनियम कब आया था। तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसद द्वारा यह पारित किया गया था। 1972 में जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था दोस्तों, तो संसद द्वारा इसको पारित कर दिया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों की रक्षा, तस्करी, अवैध शिकार व वन्य उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। 2003 में इसमें एक संशोधन होता है। जब संशोधन होता है तो इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, 2002 में जीवों के अवैध व्यापार व शिकार से अर्जित की गई जो संपत्ति है उसकी जब्ती का प्रावधान किया गया है। तो इसमें 6 श्रेणियां दी गई हैं इस अधिनियम के अंतर्गत और कुछ अनुसूची हैं उसके अंतर्गत। तो उसमें क्या कहा गया है? अनुसूची 1 व 2 में कहा गया है कि पूर्णतः प्रतिबंधित व कठोर सजा, यानी अनुसूचित 1-2 में जो भी बातें लिखी गई हैं उसके अंतर्गत आप अगर किसी प्रकार का कुछ कार्य करते हैं, अवैध शिकार से संबंधित या वन जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें जो है पूर्णतः प्रतिबंधित और कठोर सजा है। उसी प्रकार अनुच्छेद 3 व 4 में भी पूर्णतः प्रतिबंधित व कम सजा का प्रावधान है।
अनुच्छेद 5 में जीवों का शिकार किया जा सकता है, किन जीवों का शिकार किया जाता है, यह अनुच्छेद 5 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 6 में पौधों के कृषिगत एवं वाणिज्यिकरण पर प्रतिबंध कर दिया गया है, प्लस सजा देने व जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये थे कुछ अधिनियम जो कि 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित थे। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के बारे में, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और यह केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सांविधिक है, कानून के माध्यम से बनाया गया है। इसकी जो प्रकृति है दोस्तों, सांविधिक यानी कानून के माध्यम से बनाया गया, यानी संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है। जल अधिनियम प्रदूषण एवं नियंत्रण पर रोकथाम 1974 के तहत इसकी स्थापना की गई है। सीपीसीबी यानी कि आप अक्सर सुनते होंगे सीपीसीबी क्या है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही सीपीसीबी के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए 3 टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। जल अधिनियम 1974 जिसके अंदर प्रदूषण एवं नियंत्रण दोनों आता है, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण दोनों आता है, तो जल अधिनियम 1974 का है। वायु अधिनियम 1981 का है। पर्यावरण अधिनियम 1986 का है। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, वायु अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974, यह आप याद रखेंगे। आगे देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, यह एक प्रकार का एनजीओ है दोस्तों, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? अनिल कुमार अग्रवाल ने इसकी स्थापना की थी। आपको कुछ टॉपिक बिल्कुल नए लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन यह एक डीप नॉलेज है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं और आप इसकी जानकारी ले लेते हैं तो आपका 1 नंबर भी इधर से उधर नहीं जाएगा। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण एवं विकास के संबंधों का अध्ययन और मूल्यांकन कर सतत विकास के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सीएससी यानी डाउन टू अर्थ एक प्रकार का मैगजीन दोस्तों, हाल ही में स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 इस संस्था द्वारा जारी किया गया है। यानी सीएससी एक प्रकार की मैगजीन है, डाउन टू अर्थ, इसे जो है जारी किया है 2021 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एनजीओ ने। अब बात कर लेते हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान की। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी। किसके अंतर्गत हुई थी? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। सीधे पूछा जाता है भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है, मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। ये बात आप याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता पर उच्च स्तरीय अनुसंधान। आगे बात करेंगे दोस्तों भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में, जो 1986 में आया, इससे पहले चर्चा हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात इस कानून को पारित कर दिया गया। जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसके बाद जो है इस कानून को पारित कर दिया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। यह कानून सभी प्रकार के कानूनों में समन्वय स्थापित करता है जिससे केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित हो सके। तो भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। कब आया? भोपाल गैस त्रासदी के बाद। आगे देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 आती है। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आती है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण संतुलन एवं आजीविका का। इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? देश के कम से कम 1/3 क्षेत्रफल पर वन और सुरक्षा, यानी प्रश्न पूछा जाता है कि देश में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष होने चाहिए, तो लगभग 1/3 यानी 33% से ज़्यादा जो है होने चाहिए। सीधे प्रश्न पूछते हैं। पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 क्षेत्रफल पर, यानी 2/3 क्षेत्रफल पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रफल पर होने चाहिए। झूम कृषि को हस्तोत्साहित कर बागानी कृषि को प्रोत्साहित करना। झूम कृषि क्या है दोस्तों? झूम कृषि एक प्रकार की कृषि है जिसमें फसल को उगने के बाद, फसल कटाई के बाद उसे जलाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे जगह फसल लगाई जाती है। इसे जो है झूम कृषि के नाम से जानते हैं। तो इसको बंद करके बागानी कृषि को प्रोत्साहित करना राष्ट्रीय वन नीति 1988 के द्वारा कहा गया है। वनों के विस्तार, शोध और प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया है। यह बात आप याद रखेंगे। यहाँ जो
प्रमुख बिंदुओं यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1990 में हुई। इसका लक्ष्य क्या है? वन्य संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी वन संसाधनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र, सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई थी और मुख्यालय जो है पूछ लिया जाता है तो इसका मुख्यालय कोयम्बटूर में है। देखिए, यह जैव विविधता संकट से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है और संबंधित स्थानों से अवगत कराता है, यानी कि जो भी जैव विविधता से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, जो भी संकटग्रस्त सूचनाएं हैं, उनको यह इकट्ठा करता है। कहाँ पर किस प्रकार की दिक्कत आ रही है पर्यावरण में, उनको जो है इकट्ठा करके संबंधित स्थानों से अवगत कराता है। ठीक है, यह एक प्रकार का पक्षी शोध संगठन है। जैव विविधता अधिनियम सन 2002 की बात कर लेते हैं। जैव विविधता अधिनियम सन 2002 जो आया हुआ था, उद्देश्य क्या है? जैविक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन और जैविक संसाधनों का स्थानीय समुदायों के साथ उचित व न्याय संगत वितरण। जैव संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना है दोस्तों। वह क्या है? इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। वह क्या क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA, चेन्नई में एक अध्यक्ष होता है, वो 15 सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड SBB, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। जैव विविधता प्रबंधन समितियां यानी BMC, यह स्थानीय है, इसमें एक अध्यक्ष, 6 स्थानीय लोग होते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड 2003 की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड 2003 क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यह निकाय वन्य जीवन से जुड़े मामलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास निर्माण और अन्य परियोजनाओं की समीक्षा करता है, यानी समीक्षा करना इसका कार्य है। क्या स्थिति है यह बताता है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। देख लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, यानी NGT के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर है? तो पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। ये 4 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश है। यह बात आप याद रखेंगे। पहला देश जो है ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा देश न्यूजीलैंड है और तीसरा देश जो है भारत है, जो कि विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी NGT का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण मुद्दे का तेजी से निपटारा करना, न्यायालयों में लंबित इस प्रकार के मामलों को कम करना। यानी ये एक प्रकार का खुद एक न्यायालय है। जो भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं वह इसका निपटारा करता है और न्यायालय में जो भी लंबित वाद हैं उस मामलों को कम करता है। तो NGT एक्ट 2010 के तहत यह अनिवार्य है कि NGT के पास आने वाले पर्यावरणीय मुद्दों का निपटारा 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। यानी 6 माह के भीतर जो भी मामले आए हैं वह 6 माह के भीतर जो है इसका निपटारा, इसका समाधान कर दिया जाना चाहिए। NGT द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध केवल SC में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। यानी अगर NGT ने जो भी निर्णय दिया है उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो भी 90 दिनों के भीतर। उसके बाद जाएंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आगे बात कर लेते हैं BS6 की। BS6 क्या है? भारत स्टैंडर्ड 6। भारत में 1 अप्रैल 2020 से BS6 मानक लागू है। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह लागू किया गया है। भारत में प्रदूषण की समस्या कम करने के लिए एक ठोस कदम है। BS4 नामक पूरे देश में अप्रैल 2017 से लागू था, लेकिन अब जो है BS6 लागू कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना 2020 में हुई है। क्षेत्राधिकार की बात कर लें तो इसका अधिकार जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान,
तथा उत्तर प्रदेश में इसका अधिकार है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का। यह अध्यक्ष सहित 18 सदस्यीय एक प्रकार का आयोग है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 18 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य है दिल्ली व उसके समवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करना। दिल्ली में आप वैसे भी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है और उससे सटे हुए जो भी राज्य हैं वहाँ पर भी इसका असर जाता है। इस प्रकार इसलिए इस आयोग का जो है गठन किया गया है। देखिए, अध्यक्ष का कार्यकाल इसमें 3 वर्ष का होता है और पहले अध्यक्ष इसके कौन से हैं, तो पहले अध्यक्ष इसके हैं एम कुट्टी, इसके पहले अध्यक्ष हैं। चलिए देख लेते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन। कौन कौन से आंदोलन जो भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाए गए थे। तो जो पहला आंदोलन था वह खेजड़ी आंदोलन। आपने नाम सुना होगा, खेजड़ी आंदोलन राजस्थान में। तो कब हुआ था, 1971 में हुआ था खेजड़ी आंदोलन। प्रमुख आंदोलनकारी कौन थी, तो अमृता देवी बिश्नोई जो है प्रमुख आंदोलनकारी थी। स्थान क्या है, खेजड़ी गांव राजस्थान। कारण क्या था, राजा अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजड़ी वृक्ष को बचाना। राजा अजीत सिंह ने जो भी खेजड़ी के वृक्ष थे उनको काटने का आदेश दे दिया था। तो वहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई नाम की महिला ने जो है कि पेड़ को पकड़ करके खड़ी हो गई और अपना बलिदान दे दिया और उसके साथ बहुत सारे लोगों ने बलिदान दे दिया। उसके बाद से इस आंदोलन को खेजड़ी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ, तो चिपको आंदोलन 1974 में होता है उत्तराखंड में। उस समय यह उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। अब जो है 2000 में यह अलग हो गया है, तो इसलिए उत्तराखंड एक नया राज्य है। प्रमुख आंदोलनकारी कौन कौन थे, तो गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट ही थे। व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना, यानी जो पेड़ कट रहे थे वो व्यवसाय के लिए कट रहे थे, उनको रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। अब देखिए दोस्तों, अपिको आंदोलन क्या है। अपिको आंदोलन 1983 में हुआ। कहाँ पर हुआ, कर्नाटक में हुआ। प्रमुख आंदोलनकारी कौन थे, पांडुरंग हेगड़े थे। अपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गले लगाना। उत्तर का चिपको आंदोलन भी इसको कहते हैं, दक्षिण का अपिको आंदोलन। यानी उत्तर का जो चिपको आंदोलन है, यानी उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वैसा ही आंदोलन 1983 में दक्षिण में भी चलाया गया था, दक्षिण भारत में। ठीक है, उसके बाद आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में हुआ। कहाँ पर हुआ, गुजरात में हुआ। क्यों हुआ था, सरदार सरोवर बांध का विरोध हुआ था। सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, उसके विरोध के लिए जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया 1989 में। इसमें प्रमुख आंदोलनकारी कौन कौन थे, तो इसमें मेधा पाटेकर, बाबा आमटे तथा अरुंधति राय इसके प्रमुख आंदोलनकारी थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 गुजरात में, अपिको आंदोलन 1983 कर्नाटक में, चिपको आंदोलन 1974 उत्तराखंड में और खेजड़ी आंदोलन 1731 राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई द्वारा। दोस्तों, ईबीएस से संबंधित 2 टॉपिक हमने चूज किए थे, उसको कवर कर लिए हैं। जो बचे हुए टॉपिक है अगले सेशन में कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।